Good morning, viewers. I am Dr. Aibila from LN Mishra College of Business Management. Uh, in the previous video, we have understood about decision tables. What is a decision table? How do we construct a decision table? And we also saw an example in that video. Now, in this video, we shall take another example of a decision table. Also, we shall know different types of decision tables. एक क्लासिफिकेशन डिसीजन टेबल का ये है कि एक कोई डिसीजन टेबल या तो क्लोज्ड हो सकता है या ओपन हो सकता है। एक होगा क्लोज्ड डिसीजन टेबल या ओपन डिसीजन टेबल हो सकता है। तो अगर जो पिछला एग्जांपल हम लोगों ने देखा वो क्लोज्ड डिसीजन टेबल था, बिकॉज दैट डिसीजन टेबल डज नॉट लीड टू एनी फर्दर मॉड्यूल। ओके, but if the decision table leads to another module, another decision table, then that decision table is said to be an open. तो इसमें यदि हम ये 8 नंबर ये 9 नंबर एंट्री न रखें, 8 नंबर तक ही रखें, तो ये क्लोज्ड एंडेड डिसीजन टेबल होगा। यदि हम ये 9 नंबर को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल 5.4। मतलब ये क्या हो गया, ये दूसरे मॉड्यूल में हमें ले जा रहा है कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हमें कहाँ चले जाना है, मॉड्यूल नंबर 5.4 में। उसमें कुछ और बातें लिखी होंगी, उसको हमको फॉलो करना है। तो अगर ये बातें न हो, दूसरे मॉड्यूल्स में हम न जाते हो, दूसरे डिसीजन टेबल में कोई डिसीजन टेबल हमको लीड न करता हो, तो वो क्लोज्ड होगा। अगर वो किसी दूसरे डिसीजन टेबल में जाने के लिए कहता है, जैसे यहाँ कह रहा है गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल 5.4, तो ये क्या होगा, ओपन डिसीजन टेबल होगा। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड एंट्री डिसीजन टेबल, और दूसरा होता है मिक्स्ड एंट्री डिसीजन टेबल। एक्सटेंडेड एंट्री डिसीजन टेबल में हम यस नो की जगह पर एंड मोर लिखते हैं या ट्रू फॉल्स लिखते हैं। ठीक है, यस नो की जगह पर जहाँ जहाँ यस है वहाँ पर, और जहाँ जहाँ नो है वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एंड मोर। ओके, तो जैसे ये वाई वाई ना होकर के ये वाई की जगह पर सभी जगह मान लीजिए मोर लिखा हुआ, एवरीवेयर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या लिखा होगा, मोर। यहाँ भी मोर लिखा होगा, जहाँ एन है वहाँ पर एंड, एंड इस तरह से एंड मोर करके लिखा हो, तब वैसे डिसीजन टेबल को हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड एंट्री डिसीजन टेबल। एक्सटेंडेड एंट्री डिसीजन टेबल। ओके, उसमें वाई नो नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ एंड और मोर होगा लिखा हुआ कंडीशन एंट्रीज में, यानी रूल्स में। ओके, लेकिन यदि इस तरह से लिखा हो कि सपोज करें वाई एन भी है, यस नो भी है और एंड मोर भी है लिखा हुआ, तब हम वैसे डिसीजन टेबल को कहते हैं मिक्स्ड एंट्री डिसीजन टेबल। ये क्या हुआ, अभी जो सूरत हाल दिख रहा है वो मिक्स्ड एंट्री डिसीजन टेबल का है, क्योंकि इसमें एंड मोर भी है और यस नो भी है। ठीक है, तो ये 4 तरह के डिसीजन टेबल्स हो गए। क्लोज्ड एंडेड मीन्स द डिसीजन टेबल डज नॉट लीड टू एनी फर्दर मॉड्यूल। ओके, बट इफ द मॉड्यूल डिसीजन टेबल लीड्स टू अनदर मॉड्यूल, देन इट इज ओपन एंडेड डिसीजन टेबल। एंड इफ इन प्लेस ऑफ राइटिंग यस नो वी राइट एंड मोर, then that decision table is known as extended entry decision table. And fourth one is, if the decision table contains a condition rules as yes no as well as and more, दोनों हो, yes no भी हो और and more भी हो, then that decision table is known as mixed entry decision table. Okay, तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ yes है, यहाँ yes है, ये no है, ये भी no है। अब हम इस डिसीजन टेबल को समझते हैं। ये डिसीजन टेबल है कि किसी कंपनी का अपना एक वेंडर मास्टर फाइल है, जिसमें उस कंपनी के जितने भी वेंडर्स हैं उन सब का एंट्री है। जितने वेंडर्स हैं, मान लीजिए कंपनी के 50 वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो 50 वेंडर्स के नेम, एड्रेस, वेंडर आईडी वगैरह लिखा होगा। ओके, ये वेंडर्स जब सामान सप्लाई करता है तो कंपनी को अपना इनवॉइस देता है। इनवॉइस में उसका वेंडर आईडी, वेंडर नंबर लिखा होता है, उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह लिखा होता है। कंपनी को उसके हिसाब से उसको पे करना होता है इनवॉइस के हिसाब से। अब कंपनी के पास 2 तरह के इनवॉइसेस आए हुए हैं। एक इनवॉइस है जो उनके पहले से वेंडर मास्टर फाइल में जो वेंडर्स के नाम हैं वो हैं,
जो पहले से सप्लाई करते हैं उनका कंपनी के वेंडर मास्टर फाइल में उनकी एंट्रीज हैं। कुछ ऐसे भी इनवॉइसेस हैं जो नए सप्लायर्स हैं जो पहले कभी सप्लाई नहीं किए या जो रैंडमली करते हैं, उनका नाम वेंडर मास्टर फाइल में नहीं है, उनका भी इनवॉइसेस है। तो कंपनी क्या करती है, दोनों को छांट करके अपना पेमेंट करती है। जो कंपनी का पहले से वेंडर्स हैं उनका इनवॉइस एक जगह, और जो कंपनी का ऐसा इनवॉइस जिसका वेंडर आईडी कंपनी के मास्टर फाइल में नहीं मिलता, वेंडर मास्टर फाइल में, उनको अलग से सॉर्ट करके रखता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर इस डिसीजन टेबल में समझते हैं। यहाँ पर ये क्या है, कंडीशन स्टेप है, ये क्या है, एक्शन स्टेप है, ये है कंडीशन एंट्रीज या रूल्स, और ये क्या है, कंडीशन एक्शन एंट्रीज। यानी ये डिफरेंट एक्शंस हैं और पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा एक्शन लेना है वो यहाँ पर मार्क किया हुआ है। यहाँ पर चूंकि 3 कंडीशंस हैं तो यहाँ पर रूल्स कितने होंगे, 8 2 to the power 3 यानी 8 होता है। इसमें हमने सिर्फ 4 को लिखा है, यानी 4 जो और होंगे वो या तो रिडंडेंट होगा या उसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है, इसलिए हमने उनको छोड़ दिया है। हमने उन्हीं कंडीशन एंट्रीज को लिया, कंडीशंस को लिया जो मीनिंगफुल है, जिसमें ये चारों मीनिंगफुल है। अब इसके हिसाब से हम समझते हैं क्या होता है। कहता है एंड ऑफ वेंडर मास्टर फाइल, यस। एंड ऑफ सॉर्टेड इनवॉइस फाइल, यस। डू वेंडर नंबर्स मैच, यस। तो जब ये एंड हो गया तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि एंड हो चुका है। फिर भी हम लोग को कहाँ ले जाता है ये, एंड ऑफ मॉड्यूल। ये क्या बताता है कि अब मॉड्यूल का एंड हो गया, अब कोई इनवॉइस नहीं है प्रोसेस करने के लिए। और कहता है क्या, गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल 5.4, यानी अब हमको कहाँ जाना है, इस डिसीजन टेबल को छोड़ के मॉड्यूल 5.4 में चले जाना है। वहाँ पर कुछ लिखा होगा उस डिसीजन टेबल में या उस मॉड्यूल में कुछ लिखा होगा। दूसरा है एंड ऑफ वेंडर मास्टर फाइल, यस। एंड ऑफ सॉर्टेड इनवॉइस फाइल, यस। डू वेंडर नंबर्स मैच, नो। तो यहाँ भी वही बात है, एंड ऑफ मॉड्यूल, गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल 5.4। यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों रिडंडेंट एंट्री हो गया क्योंकि ये तो इसमें होगा ही नहीं। जब एंड ऑफ वेंडर मास्टर फाइल हो गया और कोई सॉर्टेड इनवॉइस फाइल बचा ही नहीं तो वेंडर नंबर्स मैच कैसे करेगा। तो हम लोगों को करना ये चाहिए, ये रिडंडेंट एंट्री है, इसकी एंट्री हमें करना ही नहीं चाहिए, है ना, बिकॉज इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। तो ये मीनिंगफुल है कि वेंडर मास्टर फाइल खत्म हो गया, सॉर्टेड इनवॉइस फाइल खत्म हो गया, तो वेंडर मास्टर नंबर को मैच करने का कोई बात नहीं। मैच करने का मतलब क्या है कि एक इनवॉइस उठाया, उसमें वेंडर आईडी देखा और उस वेंडर आईडी को मैच कर रहा है कहाँ से, वेंडर मास्टर फाइल से। अगर मिल गया मतलब क्या हुआ कि वो इनवॉइस जो है कंपनी के जो पहले से फिक्स्ड वेंडर्स हैं उन्होंने सप्लाई किया, और अगर नहीं मैच किया मतलब क्या हुआ कि वो फिक्स्ड वेंडर्स नहीं है, कोई नया वेंडर है उसने सप्लाई किया, ठीक है। तो ये मैच नहीं किया और ये एंड हो गया। तो कहाँ चले जाना है, गो टू नेक्स्ट मॉड्यूल 5.4। इस मॉड्यूल का एंड हो गया, अब चले जाइए कहाँ पर, 5.4 मॉड्यूल में। अब यहाँ आते हैं, एंड ऑफ वेंडर मास्टर फाइल, नो। एंड ऑफ सॉर्टेड इनवॉइस फाइल, नो, ठीक है। अभी है, बचा हुआ है। एंड ऑफ वेंडर मास्टर फाइल नहीं, अभी रिकॉर्ड से बचा हुआ। एंड ऑफ सॉर्टेड इनवॉइस फाइल, नो, मतलब अभी इनवॉइसेस बचे हुए हैं। तो कहता है डू वेंडर नंबर्स मैच, यस, मैच कर गया, मतलब वो कंपनी का सप्लायर है। तो इसको नहीं करना है, पहला नहीं करना है, क्या करना है, रीड एन इनवॉइस रिकॉर्ड। अब उस इनवॉइस रिकॉर्ड को रीड करिए और उसमें जो अमाउंट लिखा है उसको टोटल में ऐड कर दीजिए। अगर ये पहला इनवॉइस है तो टोटल इनिशियली 0 होगा, तो 0 में उतना जुड़ जाएगा। जैसे पहले इनवॉइस में 2000 है, 2000 रुपया अमाउंट है, टोटल 0 है, तो टोटल का वैल्यू हो जाएगा 2000। अब क्या करिए, प्रिंट इनवॉइस डिटेल लाइन, इनवॉइस डिटेल लाइन को प्रिंट कर दीजिए। अब आइए इसमें कहता है एंड ऑफ वेंडर मास्टर फाइल, नो। एंड ऑफ सॉर्टेड इनवॉइस फाइल, नो। वेंडर नंबर्स मैच, नो। तो वेंडर नंबर मैच नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि इनवॉइस तो है लेकिन वेंडर मास्टर से मैच नहीं किया। मतलब क्या हुआ, ये नया सप्लायर है जो रैंडमली सप्लाई करता है, पहली बार सप्लाई किया हो या कभी कभार करता है, जिसकी एंट्री वेंडर मास्टर फाइल में नहीं है। तो उसके लिए अलग से क्या कहता है, रीड वेंडर मास्टर रिकॉर्ड। उसके बाद ये तीनों काम नहीं करना है इसमें। प्रिंट डेट लाइन, डेट लाइन प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट को वर्ड्स में लिख दीजिए। प्रिंट वेंडर नेम एंड एड्रेस, वेंडर नेम एड्रेस प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया इस डिसीजन टेबल का। इसमें हमने ऊपर नहीं लिखा है, टाइटल्स नहीं लिखा है। वैसे अगर कोई चाहते हो लिखना तो जगह हमारे पास नहीं था, हम अभी लिख देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहे तो लिख सकता है। जैसे टाइटल में लिख सकते हैं, टाइटल हो गया एपी चेक। एपी मतलब अकाउंट्स पेएबल चेक सिस्टम, ठीक है।
कोई डेट होगा, डेट मान लीजिए 10/7/2020, 2010/7/2020 को लिखा गया। ऑथर किसने लिखा, कोई भी नाम यहाँ लिख दीजिए, M.K. सिन्हा। ठीक है, इसके बाद किस सिस्टम के लिए है, सिस्टम का नाम लिख दीजिए, अकाउंट्स पेएबल सिस्टम। अकाउंट्स पेएबल सिस्टम के लिए हो गया। कोई कमेंट है तो वो लिख दीजिए, लिखिए यहाँ पर कमेंट्स, रिकॉर्ड्स आर टू बी read until लास्ट इनवॉइस तक रिकॉर्ड्स को रीड करना है। ये टाइटल हो गया इस डिसीजन टेबल का, जो अभी हम लोगों ने समझा। मेरे ख्याल से डिसीजन टेबल अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ सकता है, या यूट्यूब पर अगर देख रहा है तो उसको वहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आई वुड रिप्लाई। तो थैंक यू, स्टे सेफ।